अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर का डिस्कशन, जिसमें हम पहले देखने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज LLP इन द UK? दे हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब देखो, मैंने ये जब LLP एक्सप्लेन किया था तो मैंने लिखा था, बताया था आपको कि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे पता होता है कि वो मेंबर से नहीं LLP से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि LLP का जो टैक्सेशन होता है वो किसकी तरह होता है? पार्टनरशिप फर्म की तरह होता है। यानी कि ये वाली बात तो गलत है, दे आर टैक्स एज कंपनीज, ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट इज दे आर प्रॉफिट सीकिंग वेंचर्स। देखो, प्रॉफिट कमाना तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो ही सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है। मेंबर्स हैव जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, और मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल तक ही लिमिटेड हो सकती है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following best describe the potential exposure of a member of a limited liability partnership? ठीक है, members of an LLP are not exposed to any risk। ये कैसे हो सकता है? बिजनेस है तो लॉस तो हो ही सकता है। ठीक है, LLP itself could fail, costing each member his or her stake in the business। ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, यानी कि जितना भी उसने पैसा लगाया हुआ है वो तो ठीक है, उतना नुकसान तो हो ही सकता है। ठीक है, चलो बाकियों को भी एक बार देख लेते हैं कि बाकी में कहीं सही तो नहीं है, कि कहीं वैसा तो नहीं लग रहा कि सारे ही आंसर सही लग रहे हो। C, each member is personally liable for his or her share of the LLP liability। ये तो गलत है, उसका सिर्फ अपना जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है ना वहीं तक की लिमिटेशन होती है, उसकी लायबिलिटी पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। Each member is jointly and severally liable for the liability of the LLP। नहीं, मतलब इसमें था कि जैसे 50% शेयर है तो वो 50% के लिए लायबल है, इसमें वो 100% के लिए लायबल है। नहीं, लायबिलिटी से मतलब ही नहीं है। लायबिलिटी सिर्फ कितनी है? जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है मैक्सिमम उतनी ही लायबिलिटी हो सकती है। ठीक, सो द आंसर इज B। चलिए नेक्स्ट, ये अप्रैल 2012 में आ रखा है क्वेश्चन। What aspects of a limited liability is partnership is limited? यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे इसमें लिखा है लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर इज लिमिटेड टू 1 लाख। ऐसी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा कि हाँ जी 1 लाख रुपए की लिमिटेशन है। ठीक है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी है? अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के बराबर हो सकती है। B, liability of individual member is limited to their agreed share of the partnership liability। शेयरिंग रेशो जो मर्जी होती रहे, शेयरिंग रेशो जो मर्जी होती रहे, लायबिलिटी का अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। थर्ड, नो मेंबर कैन सफर लॉस ड्यू टू द एक्ट और ओमिशन ऑफ अनदर मेंबर। ठीक है, मेंबर कैन सफर लॉस बिकॉज ऑफ अदर मेंबर, पर उस लॉस का अमाउंट जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, मेंबर को लॉस तो हो सकता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है? द LLP क्रेडिटर कैन नॉट नॉर्मली सीक पेमेंट फ्रॉम द मेंबर देमसेल्फ। यस, ये तो मैंने पहले बताया था कि क्रेडिटर LLP से अपना पेमेंट डिमांड कर सकता है, मेंबर से नहीं कर सकता। सो द आंसर इज D। Mark has entered into a limited liability partnership with 3 other consultants. Mark has invested 50,000 and has agreed to accept a 20% share of all profit and losses. Which of the following best describe Mark exposure as a result of entering into this agreement? He could lose his entire investment in the partnership. Yes, of course, वो जितना उसने लगाया है सारे का सारा उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब B पार्ट की बात करें कि he could lose his entire investment, ओके है।
एंड बी पर्सनली लायबल, पर्सनली तो लाइबिलिटी होती नहीं, ठीक। ही कुड लूज हिज एंटायर इन्वेस्टमेंट, ओके है। 1 क्वार्टर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे है। He could lose the entire investment, the partnership, and be personally liable for the whole of any unrelieved liability after a partnership asset has been sold. यानी कि पार्टनरशिप एसेट को बेचने के बाद जो भी बचता है ना, उसके लिए उसको पर्सनल लायबल ठहराया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़िए जरा। मैंने जैसे बताया था ना कि अभी अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने पूरे पैसे नहीं दे रखे हैं और बचे हुए तो कंपनी डिमांड कर सकती है, तो वही चीज इसमें आ गई। ए शेयर होल्डर ओन्स 5000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 25 पैसा, यहां पर मैं पैसा बोल रहा हूं, वैसे पेंस है ये, एंड ऑफ विच 20 पेंस पर शेयर हैज बीन पेड। 25 पेंस का शेयर था जिसमें से 20 पेंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। शेयर वर ओरिजिनल इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15 पैसा पर शेयर, 15 पेंस पर शेयर। Company has just gone into liquidation. What is the maximum amount the shareholder would have to pay towards the company's liability? देखो, जो शेयर होल्डर की कंपनी के लिक्विडेशन के केस में मैक्सिमम लायबिलिटी होती है ना, वो उसके शेयर पर जो भी अनपेड अमाउंट होता है ना, मैक्सिमम उतनी हो सकती है, ठीक है। तो यहां बात किस चीज की हो रही है, यहां बात हो रही है लायबिलिटी की। तो देखो फर्स्ट में एक एक करके अगर डिस्कस करें, मान लो मैं बी की पहले बात करूं, इन्होंने क्या किया हुआ है, 5000 शेयर है इंटू 0.20, 1000 बनता है। 1000 ऑलरेडी दे चुका है, जिसकी लायबिलिटी नहीं बनती, 1000 उसने दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सी जो है बेसिकली 5000 इंटू 0.25 है, ठीक है। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट वॉज पेबल, आउट ऑफ विच 1000 हैज ऑलरेडी बीन पेड। तो जो दे चुके हैं वो दोबारा थोड़ी देने हैं, ठीक है। ये तो टोटल अमाउंट पेबल था जिसमें 1000 ऑलरेडी दे चुका है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में क्या मांग रहा है वो, डी पार्ट में 2000 को तो किसी भी सेंस नहीं है, ठीक है। 2000 तो किसी भी तरीके से लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल 25 पेंस का शेयर है, उसमें से 10 पेंस उसका ओरिजिनल प्राइस था, 15 पेंस उसका प्रीमियम था, ठीक है। तो जितने वो ऑलरेडी दे चुका है उससे तो दोबारा लिए नहीं जा सकते, तो 20 तो ऑलरेडी दे चुका है, तो हमारी जो लायबिलिटी बनती है ना, सिंपली क्या बनती है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 विच इज 250। तो मैक्सिमम जो लायबिलिटी बनती है वो 250 की बनती है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। If a company has a phrase public limited company on the abbreviation PLC is public limited company, तो आपको इस बात से क्या अंदाजा लगता है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि इसका क्या आपको मीनिंग लगता है। दैट द कंपनी मस्ट बी लार्ज, ऐसा जरूर नहीं है। कंपनीज कैन बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इवन स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये तो गलत है कि जैसे ही पब्लिक लिमिटेड आ गया मतलब बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है। बी पार्ट, कंपनी मस्ट बी कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो मैंने बताया था कि कंपनी जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ही होगी, कंपनी कैन बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड कुछ भी हो सकती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। कंपनी मस्ट हैव एन एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड, कोई सेंस नहीं बनती। मैंने बोला कि स्टार्टअप भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि ट्रैक रिकॉर्ड होगा। मैं आज भी कंपनी स्टार्ट करता हूं, अगर हाँ लिस्टेड कंपनी है तो ट्रैक रिकॉर्ड होगा, बट सिर्फ पीएलसी होने से पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का मतलब ये नहीं होता कि ट्रैक रिकॉर्ड है। नई कंपनी भी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। सो ये भी गलत है। सो ऑप्शन इज डी, यानी कि नन ऑफ दीज। एक कंपनी ने 0.25 का शेयर था जो कि 20 पेंस प्रीमियम पे इशू किया है, यानी कि 0.45 में इशू किया है। शेयर होल्डर इसमें से 0.22 ऑलरेडी दे चुका है, तो शेयर होल्डर का बैलेंस अमाउंट जो है 0.23 का बचता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि 0.25 का शेयर है, उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज किया 0.20। अब ये प्रीमियम फालतू पैसे क्यों लेते हैं भाई, जो शेयर का प्राइस है उतना लोगे आप, ठीक है।
देखो जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस ना 1 लाख से स्टार्ट किया था, मैंने एक बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, आज उस बिजनेस की वैल्यू 4 लाख हो चुकी है। अगर मैं अपनी 1 लाख की कैपिटल को शेयर्स की फॉर्म में 10 रुपए वाले 10,000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो एक शेयर की कीमत जो है वो कितनी हो चुकी होगी? तो एक शेयर की कीमत जो है वो 40 रुपए हो चुकी है, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू 4 लाख है। तो 4 लाख को 10,000 से डिवाइड करूं मैं अगर, तो एक शेयर की वैल्यू 40 रुपए है। तो 10 रुपए वाले शेयर की कीमत कितनी हो चुकी है? 40 रुपए हो चुकी है। इट मीन्स कि अगर मुझे शेयर्स कोई मुझे कहता है कि मुझे अपने बिजनेस में साथ में ऐड कर लो, मैं आपकी शेयर्स खरीदने को तैयार हूं, तो 10 रुपए वाला एक शेयर था, तो 10 वाला शेयर अगर मान लो कहते हैं मैं आपकी 25% होल्डिंग खरीदने को तैयार हूं, यानी 10,000 में से 2,500 शेयर खरीदने को तैयार है, तो मैं 2,500 शेयर उसको 40 रुपए के हिसाब से दूंगा, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू बढ़ के 40 रुपए हो चुकी है। सो 10 रुपए वाला शेयर मैं उसको 30 रुपीज के प्रीमियम पे करूंगा। ठीक है, 30 रुपीज के प्रीमियम पे करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, जो मेरे स्ट्रगल या मेहनत जो मैंने की है 1 लाख से 4 लाख तक बिजनेस की वैल्यू को ले जाने में, उस स्ट्रगल के लिए मैं भी तो चाहूंगा ना कि रिवॉर्ड मिले मुझे। ठीक है, तो जो प्रीमियम है बेसिकली क्या है? पेशेंस का रिवॉर्ड है। तो शेयर का पूरा कीमत कितना है? 0.25। इतने क्या है? पेड अप है। इतने क्या है? पेड अप है। बैलेंस क्या है? अनपेड अमाउंट 0.230 है। तो 0.230 जो है अभी पेंडिंग है, तो लायबिलिटी 0.23 की अभी शेयर होल्डर से ली जा सकती है। ठीक है, सो राइट आंसर इज आंसर सी। 2 actuaries have decided to go into business. They intend to borrow heavily in order to pay a substantial deposit on the rental of premises. यानी ऑफिस का रेंट देना है, मतलब रेंटल के लिए डिपॉजिट देना है, तो to invest in computers and other equipment and to meet routine running costs for the first few months of the operation. Actuaries do not wish to accept personal risk for the liability. ज़्यादा सियाने होते हैं ना, तो वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को पर्सनल लेवल पे लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि हम तो ना इसको एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। सो लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड बनाएं या पब्लिक लिमिटेड बनाएं, बट लायबिलिटी लिमिटेड वाली चाहते हैं। एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच द एक्चुअलीज विल सक्सीड इन अवॉइडिंग पर्सनल लायबिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर बिजनेस एज अ लिमिटेड कंपनी, यानी कि वो कैसे इससे बच सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें ना, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो लिमिटेड कंपनी का मीन क्या है कि पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जितना अपना पैसा लगाया ना सब जीरो हो जाएगा। पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो भी पैसा दे रहा है ना इनको, जो उधार दे रहा होगा वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, वैसे भी उधार देने वाले बेवकूफ नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा देना कैसे है और पैसा किसको देना है। ठीक है, सो वो इतना बड़ा बेवकूफ तो होगा नहीं कि एक्चुअली अपने आप को सियाना ज्यादा समझ रहा है, तो वो बिना सिक्योरिटी के वो लोन दे देगा। ठीक है, अब कंपनी के पास कुछ ज्यादा एसेट्स तो है नहीं, क्योंकि अभी और जो कंप्यूटर्स भी हैं वो भी उधारी के पैसे पे खरीदे हुए हैं, तो कंपनी के कोई एसेट्स है नहीं जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखा जाए। रेंट के लिए जो डिपॉजिट अगर मान लो उधार देने वाला देता है वो लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा। अब लैंडलॉर्ड के पास रेंट जाने का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट जाने का मतलब है कि अगर टाइम पे रेंट ना दिया तो वो सिक्योरिटी में एडजस्ट कर देगा। कंप्यूटर जो होते हैं, जो खरीदने जा रहे हैं, कंप्यूटर जो हैं वो हाईली डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, यानी कि उनकी जो सेकेंड हैंड वैल्यू होती है ना बहुत कम होती है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, मोबाइल फोन्स की बात करें अगर हम, आज अगर आप एप्पल का फोन लेते हो से 1,30,000 का, जैसे ही उसका नया वर्जन आएगा उसकी कीमत जो है ना आधी रह जाती है, यानी कि 1 साल में ही 50% उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर्स भी या लैपटॉप्स जो होते हैं ये भी हाईली डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। अच्छा, अब जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट के लिए उधार लेना चाहते हैं। अब रनिंग कॉस्ट तो क्या होती है? रनिंग कॉस्ट होती है हरिद्वार गई अस्थियां। ठीक है, वो हरिद्वार गई अस्थियां हैं, क्या अस्थियां हरिद्वार जो चली गई, प्रवाह हो गई, उसके बाद वापस आता है वो तो वापस नहीं आने वाली। तो रनिंग कॉस्ट भी क्या है? पैसा दे दिया, चला गया, खत्म, वो वापस नहीं आने वाला। तो कोई भी समझदार आदमी जो पैसा देने वाला होगा ना, वो कहेगा भाई साहब पर्सनल गारंटी देते हो तो पैसा देता हूं,
बैंक से गारंटी दिलवा दो तो पैसा देता हूं, नहीं तो नहीं देता। ठीक है। हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के ना जो छोटे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे मान लो किसी ने एक कंप्यूटर देना है, 2 कंप्यूटर देने हैं, एक प्रिंटर उसने देना है, ये सब चीजों के लिए तो आप उनसे उधार ले सकते हो। तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले जो क्लॉज है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो फीचर है, उससे आप उनसे तो प्रोटेक्शन पा सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो आपके क्रेडिटर हैं वो आपको बिना किसी पर्सनल गारंटी के पैसा देने को रेडी हो जाए। Simon established an actuarial practice several years ago. Business has been successful. अब उसके साथ में एक लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्चुअरी था, उसने क्या किया, वो अब ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढना शुरू हो गया है। और साइमन जो है वो इज कंसिडरिंग ऑफरिंग हर अ पार्टनरशिप इन द प्रैक्टिस। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें पार्टनर बना लेता हूं। डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर साइमन ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉय अ पार्टनर। अब एक एम्प्लॉय को पार्टनर, मतलब पहले हो सकता है कि उसका सोल प्रोप्राइटरशिप था, अब सोल प्रोप्राइटर को वो किस में कन्वर्ट करना चाहता है, वो कन्वर्ट करना चाहता है उसको पार्टनरशिप फॉर्म में। तो पार्टनरशिप को अगर अब हमें ये बताना है कि उससे फायदे या नुकसान क्या होंगे। ठीक है, देखो पार्टनर का एडमिशन तो बहुत आसान है, क्या करना है, एक पार्टनरशिप डीड बना, हो गया एडमिशन। पर बहुत ही सीरियस मैटर है, नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देना होगा, जो कहां से आएगा, अपने प्रॉफिट के अमाउंट को कम कर देगा। ठीक है। हाँ, करंट पार्टनर को नए प्रॉफिट के किसी भी एक्ट से होने वाले नुकसान के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यानी जो नया पार्टनर आया है, पहले तो सिर्फ अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ता था, अब क्या है, नए पार्टनर की कोई भी गलती होगी जिसकी वजह से बिजनेस को कोई लॉस होगा तो भी उसके लिए वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और हो सकता है अगर वो भाग जाए तो फुली रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ सकता है। ठीक है। हाँ, पार्टनर बनाने का फायदा ये होगा कि अब वो, यानी जो प्रोज है वो क्या है कि अब वो छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी पर, देखो अगर आपकी किसी पर ना डिपेंडेंसी है तो उसको पार्टनर बना दिया जाए तो बिजनेस में उसका स्टेक हो गया। तो इसलिए पार्टनर बनने से उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा कि अब जो मैं करूंगा वो किसके लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक वो काम कर रहा था दूसरों के लिए, अब वो क्या कह रहा है, अब वो अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है। सारा रिसेंटली इनहेरिटेड अ सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी। ठीक है, मतलब कोई गया है जो उसको बहुत सारा पैसा देके गया है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक। उसका एक फ्रेंड है टॉम, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो कि एक स्मॉल फैक्ट्री रन करता है। टॉम एक सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर है। उसने सैरा को अपॉर्चुनिटी दी कि वो कहता है कि तुम एक स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, यानी तुम्हें डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बट तुम पैसा लगाओ और तुम्हें अपने पार्टनरशिप फॉर्म में मैं 30% का प्रॉफिट में शेयर दूंगा। शी विल नॉट टेक एनी पार्ट इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एंड इज स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद डिमांड, यानी प्रॉफिट, बिजनेस अच्छा है बट बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब जितना डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए उसको ज्यादा स्केल अप करना पड़ेगा, तो उसका जो पैसा अगर आएगा तो प्रॉफिट तो होगा। सो द एक्सपेंशन विल प्रोबेबली बी सक्सेसफुल। डिस्क्राइब द रिस्क दैट सारा विल बी टेकिंग ऑन इफ शी एंटर्स इनटू द अरेंजमेंट विद टॉम। तो टॉम के साथ एंटर होने में उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बात है कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है सारे का सारा चला जाए, क्योंकि अगर बिजनेस फेल होता है तो जब तक सारे के सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट ना हो जाए और तब तक जो है ना पार्टनर को कुछ भी नहीं मिल सकता, और अगर लॉस ज्यादा हो गया तो हो सकता है सारी कैपिटल भी खत्म हो जाए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लॉस इतना ज्यादा हो गया कि टॉम के बस का ही नहीं देना, तो जितना इसने अपनी घर वाले या ग्रैंड पेरेंट्स छोड़ के गए थे ना, उसमें से भी इसको लायबिलिटी का भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है। हो सकता है कि कुछ टाइम काम करने के बाद उसको टॉम के साथ काम करना सही नहीं लग रहा, उसको लगता नहीं यार कोई फायदा नहीं है इसके साथ काम करने का, तो अब अपना स्टेक जो 30% का है या तो वो टॉम को बेचे या अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढे, या तो टॉम को बेचे या अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढे। ठीक है, जो कि उससे उसका स्टेक खरीद ले।
जो कि ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। टॉम को बोले खरीदने के लिए, वो कहेगा पैसे नहीं है मेरे पास, तो पैसे होते तो मैं तुझे एज अ पार्टनर लेता ही क्यों। अब नया पार्टनर ढूंढना जो है इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, सारा चाहे जो सारा है वो चाहे स्लीपिंग पार्टनर है, पर वो अपने प्रॉफिट शेयर के बराबर यानी 30% के लिए सिर्फ लायबल नहीं है, उसको पूरी लायबिलिटी के लिए भी जो है लायबल ठहराया जा सकता है। और अगर टॉम नहीं पे कर पाता तो क्रेडिटर सारा की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर भी क्लेम कर सकते हैं। यानी क्लेम किस पे, जो पर्सनल वेल्थ है उसकी, उसके ऊपर भी क्लेम किया जा सकता है।